हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस सेशन में देखेंगे मास, वेट और थ्रस्ट, प्रेशर एंड बायोंसी फोर्स क्या होता है, ये सब ठीक है पॉइंट्स डिस्कस किया जाएगा और क्लियर किया जाएगा आपका कॉन्सेप्ट एकदम इजी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन फोर्स दोनों को ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो आप वहाँ से देख लेंगे। मेन आपको फॉर्मूले पर फोकस करना है, क्योंकि उसके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया गया है वो आपको बताना है। कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशंस कैसे बनते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं। मास, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जिसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। The mass of a body is the quantity of matter contained in it. Mass is a scalar quantity which has only magnitude but no direction. तो जब भी स्केलर क्वांटिटी की बात आती है तो स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एज हो बट डायरेक्शन ना हो। बट अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। ठीक है, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम विच इज डिनोटेड बाई kg। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। मास ऑफ अ बॉडी, जो मास होता है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। सो मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, मास ऑफ बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाई स्मॉल m। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, मास कैन नॉट बी जीरो। वेट की बात कर लेते हैं तो आपको पता है F इज इक्वल टू वॉट, m इंटू जी। ठीक है, सेम वेट भी हमारा क्या होता है, m इंटू जी होता है। द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से अर्थ के सेंटर की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होती है उसे वेट कहा जाता है। तो फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, बट इन केस ऑफ अर्थ होता है तो एक्सेलरेशंस को हम ग्रेविटी g से डिनोट करते हैं। सो F इज इक्वल टू mg हो जाता है। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट वेट। सो W इज इक्वल टू m इंटू जी। और मास को हम लिखते हैं यूनिट इसकी किलोग्राम और जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट एक तो ये हो जाएगी और दूसरी यूनिट इसकी होती है न्यूटन। तो वेट और फोर्स दोनों की यूनिट सेम होती है, SI यूनिट दोनों की न्यूटन होती है। इट डिपेंड्स ऑन जी एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जहाँ पर मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता था, वहीं पर वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मास कैन नॉट बी चेंज प्लेस टू प्लेस बट वेट कैन चेंज प्लेस टू प्लेस। ठीक है, मास नाइदर कैन बी जीरो बट वेट कैन बी। रिलेशंस बिटवीन 1 kg वेट एक्सप्रेशन इनटू न्यूटन। ठीक है, तो जब 1 kg की बात होगा, ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी ऑलमोस्ट आपका हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। सो W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है, ये फॉर्मूला हो गया। तो मास है 1 kg, ग्रेविटी है 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 न्यूटन मिलेगा आपको। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तभी भी अगर जी का मान नहीं दिया हुआ है तब आप 9.8 या लगभग आप 10 भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मास आपको पता ही है, वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्सिया। ठीक है, मास को इनर्सिया के थ्रू मेजर किया जा सकता है। आपको एक जब इनर्सिया आया था इसके पहले वाले चैप्टर में तो आपको बताया था इनर्सिया डायरेक्टली रिलेटेड टू मास। अगर इफ़ मास इज हाई देन इनर्सिया इज आल्सो हाई, इफ़ मास इज लो देन इनर्सिया आल्सो विल बी लो। ठीक है, सो मास रिलेटेड होता है इनर्सिया से, बट वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशंस होता है, इज इक्वल टू m इंटू जी होता है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस याद रखेंगे आप इसका, तो मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी जीरो एट एनी प्लेस। मास चेंज नहीं होता है, ये आपको मैंने बता रखा है, बट वेट चेंज होता है। ठीक है, और वेट आपका जीरो भी हो सकता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ ग्रेविटी इज जीरो।
मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग अ पेन और बीम बैलेंस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास करना होता है तो किसका यूज करते हैं, पेन का या बीम बैलेंस का। वहीं पर अगर हम वेट की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो यहाँ पर वेट की बात होगी तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है और बीम बैलेंस का यूज मास मेजरमेंट में किया जाता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द प्लेस। ठीक है, तो जो मास होता है चेंज नहीं होता है, एवरी प्लेस पर सेम होता है, बट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। डिफरेंट प्लेसेस पर वेट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी होती है किसी भी मैटर की उस ऑब्जेक्ट में वही मास कहलाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन याद करनी है, फॉर्मूला याद करना है, कहाँ पर वैल्यू क्या होती है ये याद करना है, यही डिफरेंस आपको लिख देना है। क्लियर। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जी को। अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। आपको पता है कि अर्थ जो होता है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, है ना। द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ये होता है पोल और ये होता है इक्वेटर। ठीक है, तो जब आप पोल से इक्वेटर पे आते हैं देन अर्थ का रेडियस इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर रेडियस कुछ और होता होगा पोल पर, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो ऐसे समझ लेते हैं, पोल ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया। तो जब पोल से इक्वेटर पर जाते हैं तब रेडियस इंक्रीज हो जाता है। Therefore, in the most of calculation, we can take g as constant at the surface of earth or closer to it। ठीक है, तो जो सरफेस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो उस पर जी का मान लगभग कांस्टेंट होता है। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, बट हम जैसे ही अर्थ प्लेस से जैसे भी थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो जी की वैल्यू चेंज होती है। तब आपको जी की वैल्यू इससे निकालना होता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर से सॉल्व करना होता है उस प्रॉब्लम को। For example, calculate the value of g at a height of 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। रेडियस अर्थ की गिवन है 6400 किलोमीटर। ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो जीवन आपको पता है जी एम ई अपान 2RE स्क्वायर। ठीक है, ये कर लीजिए। और सेकंड जी एम ई अपान 2RE का होल स्क्वायर करेंगे अगर, और इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो G1 बाई G2 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, जी एम ई अपान 2RE होल स्क्वायर इंटू ये, इसको हम 2RE का होल स्क्वायर अपान GME कर देंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। जब भी देखो हमने, चलो मैं इसको अपने तरीके से समझाती हूँ, इस इक्वेशंस को कट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें स्मॉल जी की वैल्यू पता है वो क्या है, जी एम अपान RE स्क्वायर, है ना, यही होता है, एम ही हो जाएगा। ये हमको G1 ले लेना है। ठीक है, उसके बाद G2 ले लेते हैं हम। G2 अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा GME अपान में 2RE स्क्वायर। क्यों हमने 2RE क्यों कर दिया, क्योंकि देखो अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 होता है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो कितना हो रहा है 12800, है ना, यानी कि 12,800 किलोमीटर हो। दैट मीन्स डबल हो रहा है, तो रेडियस इंक्रीज हो गया, रेडियस डबल हो गया G2 पर, तो रेडियस डबल हो गया तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2RE लिखेंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू पता चल गई। क्यों हुआ, नॉर्मल फार्मूला ये होता है जब अर्थ का रेडियस होता है 6400, लेकिन जब रेडियस डबल हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 इंटू RE का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, G1 बाई G2। तो G1 था आपका GME अपान R स्क्वायर, ठीक है, इंटू G2 की वैल्यू था GME अपान में 2RE का होल स्क्वायर। तो ये 2RE ऊपर चला गया है इसलिए इसको उल्टा लिख दिया गया है।
GME से GME कट गया, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4RE स्क्वायर अपॉन में RE स्क्वायर। RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा 4 और G1 अपॉन G2 ये आपका इक्वल हो जाएगा 4/1। इसको रेशियो में लिखना होगा तो 4:1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 4G2 इज इक्वल टू G1। So the value of gravitational acceleration g at a distance of 12,800 km from the center of Earth is 1/4. The value of gravitational acceleration g decreases with increased height. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे g की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। The weight of an object on moon इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ पर जो वेट होता है, मान लो अर्थ पर 60 kg है, ठीक है, तो मून पर कितना होगा 1/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 kg वेट आएगा, ठीक है। तो वेट हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, ये आपको याद रखना है। लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m, इट्स वेट ऑन अर्थ मीन्स द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स द सेंटर इज। तो आपको फॉर्मूला पता है एफ ऑफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये अर्थ के केस में ले रहे हैं। वहीं अगर हम मून के केस में लेंगे तो सबको एफ एम यानी कि एम से डिनोट कर देंगे। एफ एम फोर्स ऑन मून, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी आपको। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे इक्वेशंस बनानी है, देखो अगर अर्थ का फोर्स निकाल रहे हैं तो आपको कांस्टेंट वैल्यू पता ही है, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ऐसे ही मास ऑफ, अगर हम मून का फोर्स निकालेंगे तो जी मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा एफ ऑफ ई एफ ई अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम एम इंटू आर एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। बट वी नो दैट मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ मून। तो जहाँ पर एम ऑफ ई है या एम ई है वहाँ पर आप 100 एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून होता है। तो आर ई की जगह आपको क्या पुट करना है, 4 आर एम पुट करना है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ ई अपॉन में एफ ऑफ एम है, एम ई की जगह क्या लिखना है आपको 100 एम इंटू एम अपॉन में एम एम, ठीक है। तो एम एम से एम एम कट गया। आर एम की जगह अगर हम पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ मून को आप आर एम ही लिखें और जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये 4 आर एम के बराबर होता है, इसका होल स्क्वायर। आर एम से आर एम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 मिला आपको और यहाँ पर 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 100/16 दैट मीन्स 25/4। तो आगे आप इसको देखेंगे तो 25/4 आ गया ये, तो लगभग 4 6 24, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 आ जाता है। तो एफ ई इज इक्वल टू 6 एफ एम होता है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अर्थ होता है लगभग ये 6 टाइम फोर्स ऑफ मून के होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको निकालना होता है। वेट भी 6 टाइम हो गया, तो वेट और फोर्स का कोई डिफरेंस है नहीं, आपको पता है वेट इज इक्वल टू फोर्स है यहाँ पर। तो वेट जो अर्थ पर होता है उसका 1/6 टाइम मून पर होता है। फोर्स भी सेम वही, बट रेडियस 1/4 टाइम होता है, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें नहीं है, बट यूपी बोर्ड में ये गिवन है। बाकी और बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हम इसको भी करा देते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। ये है, ये कोई सरफेस है, जब इस पर परपेंडिकुलर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज थ्रस्ट। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू F/A होता है। F का यूनिट होता है न्यूटन और A का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी एक यूनिट हो जाती है। प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो पास्कल भी होती है, तो आप PA भी लिख सकते हैं। फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड, तो प्रेशर आपका 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला प्रेशर का होता है F/A। तो पहला तो फोर्स पर डिपेंड करेगा, दूसरा एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन्हीं 2 बातों पर प्रेशर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं।
द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इज मेड वाइडर सो दैट वेट ऑफ वॉल एक्ट ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस। जब भी कभी भी किसी भी बिल्डिंग की नींव रखी जाती है तो बहुत ही वो चौड़ाई में रखी जाती है, उसका जो बेस होता है उसको बहुत ही वाइडर रखा जाता है ताकि जो वॉल है इसका प्रेशर इस पर कम हो सके। ठीक है, तो एरिया P इज इक्वल टू क्या होता है F/A। तो एरिया जितना ही ज़्यादा होगा उस पर प्रेशर उतना ही कम अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए ही बिल्डिंग का जो बेस होता है, नींव होती है, उसको वाइड बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है। स्कूल बैग्स आर हैविंग ब्रॉड स्ट्रैप सो दैट वेट ऑफ स्कूल बैग्स फॉल ओवर अ लार्जर एरिया ऑफ द सोल्जर्स एंड प्रोड्यूस लेस प्रेशर एंड बिकम लेस पेनफुल। जो बैग होता है, स्कूल बैग होता है, तो उसका जो स्ट्रिप होता है, स्ट्रैप होता है, वो थोड़ा वाइडर बनाया जाता है ताकि जो बैग है उसका प्रेशर सोल्जर्स पर कम पड़े। ठीक है, तो पेनफुल कम होगा। ऐसी नाइफ़ की अगर हम ब्लेड की बात करें तो आप देखते हैं एकदम जो किनारे होता है जिधर से आप वेजिटेबल्स को कट करते हैं वहाँ पर बहुत ही शार्प होता है। तो आपको पता है कि एरिया जितना ही कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, है ना, F/A होता है। तो ये जितना ही कम होगा एरिया, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और जब ब्लेड का एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा शार्पली तरीके से कट कर पाएगा। ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड एंड दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो जो लिक्विड और गैस होते हैं ये सभी डायरेक्शंस में प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो थ्रस्ट समझ आ गया, जो परपेंडिकुलर लगता है किसी भी सरफेस के, ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर होता है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोला जाता है, यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल्स देख लिए हमने, अब बायोंसी क्या होती है ये देख लेते हैं। The upward force experienced by an object when it is immersed into a fluid is called force of buoyancy। कोई भी लिक्विड है यहाँ पर, जब कोई इसमें ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ अपने आप में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, दैट इज बायोंसी। इट एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो ये हमेशा जो बायोंसी फोर्स होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट रहता है या अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करता है कि फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन और इक्वल टू बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F, ये लेस देन और इक्वल टू हो सकता है बायोंट फोर्स के। ठीक है, रिजल्ट द ऑब्जेक्ट फ्लोट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस लिक्विड में वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा। ठीक है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन होगा बायोंट फोर्स से, तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक कर जाएगा यानी कि डूब जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई अल्पिन सिंक एंड बोट और शिप फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यही है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड पर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ मास m इज द मास एंड v इज द वॉल्यूम देन डेंसिटी d इज इक्वल टू m/v। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू m/v, मास बाई वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट स्टेट्स व्हेन एन बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड। जब किसी भी फ्लूइड या लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है फुली या पार्शियली इमर्स होती है, इट एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय इट। ठीक है, जो एक्सपीरियंस करता है अपने ऊपर एक अपवर्ड फोर्स को, और वो फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द, ठीक है, ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने में आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज किया जाता है। जो शिप्स एंड सबमरीन होते हैं इनकी डिजाइनिंग करने में यूज किया जाता है। दैट्स वाई ये हमेशा स्विम करते रहते हैं, कभी भी यानी कि फ्लोट करते रहते हैं, सिंक नहीं करते हैं। हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर आर मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर ये वाटर के लिए होता है, लैक्टोमीटर मिल्क मेजरमेंट के लिए कहता है। तो लैक्टोमीटर एक तरीके से होता है कि मिल्क की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए।
It is because of this ship made of iron and steel floats in water whereas a small piece of iron sink in it। ठीक है, तो यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है जिसकी वजह से होता है ये हैवी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जबकि एक स्मॉल सा अल्पिन या फिर आप देखते हैं कि कोई भी आयरन कील होती है तो वो सिंक कर जाती है। रिलेटिव डेंसिटी, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की बात होती है तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि दोनों ही डेंसिटी हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत ही ईजी एग्जांपल्स हैं जिन्हें मैं समझा देती हूँ और आप कर लीजिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19.3, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 10⁻³ व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है। तो जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, या ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल जाएगा। और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ किसका निकालना है, सब्सटेंस क्या है, गोल्ड है, तो आपको जो वैल्यू गिवन है इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 19.3 × 10⁻³ यही हो जाएगा इसका आंसर। मास ऑफ 0.025 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम इज 67 किलोग्राम। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। सो मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। मास है 67, वॉल्यूम है 0.025। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल 3 है, द मास ऑफ ब्रिक इज़ 2.5 kg, यानी कि मास दे रखा है आपको, एंड इट्स डायामीटर दे रखा है आपको। ठीक है, तो आप डायामीटर से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद डिफरेंट फेसेस। ठीक है, तो मास आपको पता है, डायमेंशन आपको पता है। वेट ऑफ ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो F इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू हमेशा 9.8 पुट करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर्स आपको मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा आपको 24.5 न्यूटन। व्हेन द सरफेस एरिया, देखो आपको 3 डायमीटर गिवन है ना, एक गिवन है 20, 10 और 5, 20, 10 एंड 5। ठीक है, व्हेन सरफेस एरिया 10 × 5 सेंटीमीटर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, जब ये दोनों ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होंगे देन एरिया आपका क्या हो जाएगा, L × B, यानी कि 10 × 5 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.005 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, F/A। F यानी कि आपकी वैल्यू आ गई थी 24.5, A की वैल्यू आ गई है दिस वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा, अब आपको मैंने बताया 20 × 10 × 5 है, हो सकता है ये कांटेक्ट में आया ग्राउंड के, या फिर ये आया कांटेक्ट में ग्राउंड के, या फिर ये आया ग्राउंड के कांटेक्ट में। तो जो भी कांटेक्ट में आए उसका एरिया निकाल लो और फोर्स को डिवाइड कर दो इस एरिया से, प्रेशर आ जाएगा। तो 20 × 5 अगर आ रहा है तो एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रेशर हो जाएगा F/A, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। जब 20 और 10 कांटेक्ट में आएंगे तब एरिया 20 × 10 यानी कि 200 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर में 0.02 हो जाएगा। P इज इक्वल टू 24.5 अपॉन में दिस, सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही ईजी था ये। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स आपको दे रखा है 20 न्यूटन, एक्ट अपॉन अ बॉडी हुज वेट इज 9.8 न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी एंड हाउ मच इट इज एक्सेलरेशन। फोर्स दे रखा है, वेट दे रखा है, W पता है आपको, W इज इक्वल टू M × G होता है, और W की वैल्यू दे रखी है 9.8 इज इक्वल टू M × G की वैल्यू होती है 9.8। कट कर देंगे, मास क्या आ गया, 1 kg आ गया। ठीक है, तो मास आपको मिल गया 1 kg। एक्सीलरेशन निकालना है, F इज इक्वल टू क्या होता है, M × A। F की वैल्यू पता है 20, M की वैल्यू पता है 1 × A, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, सो सिंपल। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5, अ मैन वेट्स 1200 न्यूटन ऑन अर्थ, ये वेट हो गया। व्हाट इज हिज मास, टेक जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। इफ़ ही वाज टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 200 न्यूटन। व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, कर लो।
वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ दे रखा है आपको 1200 और मून पर दे रखा है आपको 200। एक्सेलरेशंस दे रखा है 10। तो फॉर्मूला पता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो मास यहाँ से निकाल लेंगे, मास इज इक्वल टू W। W कितना है आपका 1200, ठीक है। अर्थ के केस में देख रहे हैं अपॉन में, और जी कितना है 10 से कट कर देंगे तो 120 kg आ जाएगा, यानी कि मास कितना है अर्थ पर 120 kg है, ठीक है। सो W2 mg निकाल लो। तो यहाँ पर W2 आपको पता है, यानी कि जो वेट है वो 200 न्यूटन कह रहा है होना चाहिए। तो 200 इज इक्वल टू मास आपने कितना निकाला 120 kg। ग्रेविटी आपको पता नहीं है, निकालना है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 5 जा 4 3 जा, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 78.4 मीटर, ठीक है। यानी कि एच की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है तो 0 हो जाएगी। ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी एट व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो वैल्यू होगी v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh। तो ये वैल्यू हो गई 0, तो ये हो जाएगा u² माइनस 2gh, यानी कि आप लिख सकते हैं u² इज इक्वल टू 2gh। तो 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 इंटू एच की वैल्यू है 78.4, ठीक है। आप इनको सॉल्व करेंगे और u की वैल्यू आ जाएगी, u इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू, ठीक है, 78.4 इंटू 9.8, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 78, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और 9.8 से भी पॉइंट हटा देंगे, अपॉन में 10 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी पॉइंट हटा यहाँ से, तो नीचे 10/10 आ गया। ब्रेक कर लेंगे 98 को 49 इंटू 2 में ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 2 का पेयर बन जाएगा। तो u इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ गया, और अपॉन में नीचे 10 का पेयर है तो 10 भी नीचे बाहर आ गया, ठीक है। ये 7 7 जा 49 होगा, तो ऊपर 7 भी बाहर आ गया। 784 है, ठीक है। 784 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 2 जा 14/10 यानी कि 1.4, ठीक है। तो 1.4 इंटू √784 जब सॉल्व करेंगे तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम्पल 7 है, व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज़ 49 न्यूटन। वेट दे रखा है, मास पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर W इज इक्वल टू वॉट m इंटू जी, वेट हो गया 49, जी की वैल्यू 9.8 होती है इंटू m, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन में 98। तो 9.8 है तो 490 हो जाएगा यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो, और अपन में 98, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, यहाँ बचा 10, तो 10/2 आप करेंगे तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 5 kg। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स आपको करा दिए गए हैं, साथ ही साथ आपको थ्योरी भी डिस्कस कर दी गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई एग्जांपल जो डाउट में रह गया है तो आप उसको प्लीज़ मेंशन करें, मैं आपको डिस्कस ज़रूर कर दूंगी, ठीक है। उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, और नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बाकी कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।